इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। इमेजिन कीजिए आप शाम के वक्त एक भयंकर ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। गाड़ियां रेंग रही हैं, लगातार हॉर्न बज रहे हैं और आप स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए झुंझला कर कहते हैं, काश मेरे पास एक उड़ने वाली कार होती, या अंग्रेजी में कहें तो आई विश आई हैड अ फ्लाइंग कार। अब ध्यान दीजिए। एक मिनट, हम अक्सर ये बात सोचते हैं ना ट्रैफिक में। बिल्कुल, हम सब सोचते हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं अभी की, इसी पल की। पर आपने अंग्रेजी का शब्द कौन सा इस्तेमाल किया? हैड, यानी पास्ट टेंस या भूतकाल। ये सच में सोचने वाली बात है ना? ये कितनी अजीब बात है कि हम अपने वर्तमान के बारे में, मतलब अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कोई सपना देखने या कल्पना करने के लिए भूतकाल के शब्दों का सहारा लेते हैं। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन बिल्कुल यही है। हम अंग्रेजी व्याकरण के अंदर छिपी इस अजीबोगरीब मनोवैज्ञानिक ट्रिक को डिकोड करने वाले हैं, जो हमें अलग ही वैकल्पिक वास्तविकता यानी ऑल्टरनेट रियलिटी में ले जाती है। और सच कहूं तो ये भाषा का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हम अक्सर व्याकरण को सिर्फ क्या सही है और क्या गलत है बस इसी नजरिए से देखते हैं। लेकिन अगर आप रटे रटाए नियमों की तरह। बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो पता चलता है कि ये सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि हमारा दिमाग समय और वास्तविकता को प्रोसेस कैसे करता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक बहुत ही क्लासिक रोजमर्रा की स्थिति लेते हैं। मान लीजिए सारा नाम की एक लड़की है, वो पॉल को फोन करना चाहती है। हो सकता है कोई बहुत जरूरी काम हो। हाँ, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। सही कहा, लेकिन एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है। उसके पास पॉल का फोन नंबर ही नहीं है। असली और वर्तमान स्थिति ये है कि उसे नंबर नहीं पता। अब सारा अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बुनती है और कहती है, इफ आई न्यू हिज नंबर आई वुड फोन हिम। अगर मुझे उसका नंबर पता होता तो मैं उसे फोन करती। अब यहीं पर मेरा दिमाग चकराता है। चकराता है क्यों? क्योंकि सारा अभी इसी पल की बात कर रही है, लेकिन वो यू नो का पास्ट टेंस न्यू इस्तेमाल करे। ये तो अजीब है ना? अजीब लगता है, पर व्याकरण की दुनिया में इसे वर्तमान की काल्पनिक स्थिति यानी इमेजिन्ड सिचुएशन इन द प्रेजेंट कहा जाता है। जब भी हम इफ के साथ किसी ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जो इस वक्त सच नहीं है, तो हम पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे इफ आई न्यू या इफ यू वर, इस तरह के वाक्य। बिल्कुल, या फिर इफ वी डिडंट। लेकिन सबसे जरूरी बात जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है कि यहाँ अर्थ पूरी तरह से वर्तमान का है, बीते हुए कल का नहीं। पर एक मिनट, क्या ये हमारे दिमाग के लिए बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है? मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूँ तो अंग्रेजी में काल्पनिक बात करने के लिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप इंस्टाग्राम या अपने स्मार्टफोन के कैमरे पर कोई विंटेज फिल्टर लगा दें। विंटेज फिल्टर? ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा और खोलिए। देखिए, जब आप कैमरे पर वो विंटेज या पुराना सा दिखने वाला थोड़े पीले रंग वाला फिल्टर लगाते हैं तो वो फिल्टर देखने वाले के दिमाग को तुरंत ये संदेश देता है कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एकदम असली या वर्तमान दुनिया नहीं है। हाँ, वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी है। बिल्कुल, पास्ट टेंस भी यहाँ बिल्कुल उसी फिल्टर का काम कर रहा है। वो सुनने वाले को बता रहा है कि हे, मैं जो बोल रही हूँ वो सच नहीं है। लेकिन फिर भी क्या वर्तमान की कल्पना करने के लिए भूतकाल के शब्दों का उपयोग करना भ्रमित करने वाला नहीं है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान में इसे साइकोलॉजिकल डिस्टेंस या दिमागी दूरी कहा जाता है। दिमागी दूरी? मतलब सच से अपने दिमाग को दूर ले जाना? एकदम सही पकड़े आप। देखिए, जब हम कहते हैं कि हम वास्तविकता से दूर जा रहे हैं, यानी हम एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो सच नहीं है, तो हमें अपनी भाषा में भी उस दूरी को दिखाना पड़ता है। अच्छा, तो हम भाषा के जरिए वो फासला बनाते हैं। हाँ, चूंकि हम वर्तमान की कठोर सच्चाई को बदल नहीं सकते, तो हम समय में एक कदम पीछे हट जाते हैं। हम अतीत के शब्दों का सहारा लेते हैं ताकि हम एक फेक टाइमलाइन या नकली दुनिया बना सकें। इसके बहुत सारे रोजमर्रा के उदाहरण हैं, जैसे टॉम का केस ले लीजिए। हाँ, टॉम वाला उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है इस पर। मान लीजिए टॉम को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन वो इतना व्यस्त है कि पढ़ नहीं पाता। तो असली स्थिति क्या है? उसके पास समय नहीं है, वो वर्तमान में व्यस्त है। जो कि हम सबकी कहानी है आजकल। बिल्कुल, लेकिन हम कहते हैं टॉम वुड रीड मोर इफ ही हैड मोर टाइम।
टॉम ज्यादा किताबें पढ़ता अगर उसके पास ज्यादा समय होता। यहां हम हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जहां टॉम के पास फुर्सत ही फुर्सत है। और एक और उदाहरण जो मुझे हमेशा डराता है वो काम और पैसे से जुड़ा है। वी वुडेंट हैव एनी मनी इफ वी डिडंट वर्क। अगर हम काम नहीं करते तो हमारे पास पैसे नहीं होते। हाँ, ये तो एक डरावना सच है। वाकई असलियत ये है कि हम काम करते हैं और इसीलिए हमारे पास पैसे हैं। लेकिन हम एक ऐसी डरावनी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं जहां हम बेरोजगार हैं। और एक और बहुत ही आम इस्तेमाल है जब हम खुद को किसी और के जूतों में रखकर देखते हैं। जैसे इफ यू वर इन माई पोजिशन व्हाट वुड यू डू? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बिल्कुल। और एक उदाहरण जो सहानुभूति को दर्शाता है, इट्स अ पिटी यू कांट ड्राइव, इट वुड बी यूजफुल इफ यू कुड। ये अफसोस की बात है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, अगर आप चला पाते तो ये बहुत उपयोगी होता। इन सभी वाक्यों में एक समानता है। हम वास्तविकता को एक तरफ रखकर एक अलग ही दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। अगर आप इन सारे उदाहरणों को देखें, चाहे वो सारा का पॉल को फोन करना हो या टॉम का किताबें पढ़ना या गाड़ी न चला पाने का अफसोस, हम सिर्फ न्यूट्रल होके कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब इन सब में एक हल्की सी निराशा या अफसोस छिपा है। क्या इसका मतलब ये है कि हम कल्पना करते ही तब है जब हम अपनी वर्तमान स्थिति से नाखुश होते हैं? ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है और यहीं से हमारी चर्चा एक नए मोड़ पर आती है। जब ये कल्पना सिर्फ एक विचार न रहकर एक गहरी असंतुष्टि या पछतावे का रूप ले लेती है, तब भाषा में विश यानी काश की एंट्री होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। विश का इस्तेमाल करना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत दोनों है ना? नियम तो वही रहता है ना कि जब हम किसी बात पर पछतावा करते हैं या चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति कुछ अलग हो, तो हम विश के बाद भी पास्ट टेंस का ही उपयोग करते हैं। हाँ, नियम बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे आई विश आई न्यू पॉल्स फोन नंबर। काश मुझे पॉल का नंबर पता होता। बिल्कुल, लेकिन विश का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियों तक सीमित नहीं है। ये इंसान की सबसे बड़ी और असंभव इच्छाओं को भी व्यक्त करता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, डू यू एवर विश यू कुड फ्लाई? अरे बचपन में तो रोज सोचता था इंसान। मतलब सुपर हीरो मूवीज देखकर तो यही लगता था। हम सब जानते हैं कि इंसान उड़ नहीं सकते। ये गुरुत्वाकर्षण और जीव विज्ञान की एक कठोर सच्चाई है। लेकिन विश हमें उस भौतिक सच्चाई से आजाद कर देता है। ये हमें उस साइकोलॉजिकल डिस्टेंस में धकेल देता है जहां नियम लागू नहीं होते। बहुत ही मनहूस सा बारिश वाला दिन है। लोग मोटे मोटे कोट पहने हैं, तेज हवा चल रही है और वो बारिश में भीगते हुए सिकुड़कर चल रहे हैं। विजुलाइज कर पा रहा हूं मैं। किसी के पास छाता नहीं है और उनमें से एक आदमी जिसके चेहरे पर पूरी दुनिया की निराशा झलक रही है, वो सोच रहा है आई विश आई हैड एन अम्ब्रेला। काश मेरे पास एक छाता होता। मैं जब इस बारे में सोच रही थी तो मुझे लगा, क्या ये अजीब और थोड़ा डिप्रेसिंग नहीं है कि इंसानी भाषा में शिकायत करने, पछतावा करने या वर्तमान से असंतुष्ट होने के लिए एक पूरा का पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मौजूद है? डिप्रेसिंग मुझे नहीं लगता। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये मानव स्वभाव का सबसे बुनियादी और जरूरी हिस्सा है। जरूरी कैसे? मतलब शिकायत करना कैसे जरूरी हो सकता है? क्योंकि इंसान होने का मतलब ही यही है कि हम जो हैं उससे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। हमारी सारी प्रगति, सारे आविष्कार इसी काश पर निर्भर करते हैं। ओह, अब मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। पहिए का आविष्कार शायद इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने सोचा होगा, काश मुझे ये भारी पत्थर खुद ना उठाना पड़ता। व्याकरण का ये विश केवल पछतावा या शिकायत नहीं है। ये एक आदर्श स्थिति और हमारी वास्तविक स्थिति के बीच के अंतर को मापने का तरीका है। ओके, ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। मतलब हम अपनी असंतुष्टि को मापने के लिए व्याकरण का उपयोग करते हैं और ये असंतुष्टि तो रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। जैसे मौसम को लेकर हम हमेशा शिकायत करते हैं। हाँ बिल्कुल, इट रेन्स अ लॉट हियर, आई विश इट डिड नॉट रेन सो ऑफन। यहाँ बहुत बारिश होती है, काश इतनी बार बारिश ना होती। या फिर जब हम किसी कॉन्सर्ट या मेले में जाते हैं और भीड़ देखकर चिढ़ जाते हैं, आई विश देयर weren't so many people। यहाँ बहुत भीड़ है, काश इतने सारे लोग ना होते। और वो इच्छा जो दुनिया का हर नौकरी पेशा इंसान रविवार की रात को महसूस करता है। अरे बाप रे, हाँ, आई विश आई डिडंट हैव टू वर्क टुमारो। काश मुझे काम पर ना जाना पड़ता। बिल्कुल, यहाँ भी आप देखिए, कल सोमवार है, काम पर जाना एक अटल सच्चाई है। एकदम अटल।
लेकिन हम अपनी इच्छा जताने के लिए डिडंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम फिर से उस फेक टाइमलाइन में भाग रहे हैं जहां रविवार कभी खत्म नहीं होता। एकदम सही। लेकिन जब हम इन इच्छाओं और कल्पनाओं को पास्ट टेंस के धागे से बुनते हैं तो व्याकरण में कुछ ऐसे नियम सामने आते हैं जो थोड़े अजीब लगते हैं, विशेष रूप से वॉज और वर का उपयोग। ओहो, ये वो नियम है जिसने मुझे स्कूल में बहुत परेशान किया था। आमतौर पर तो अंग्रेजी बहुत सख्त है। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है और यू, वी, दे के साथ वर का। जी हाँ, वो बेसिक नियम है। आई वॉज ईटिंग, शी वॉज गोइंग, बात खत्म। लेकिन जैसे ही हम इस इमेजिनेशन लैंड या कल्पना की दुनिया में कदम रखते हैं, अंग्रेजी अपने ही नियम खिड़की से बाहर फेंक देती है। हाँ, इफ और विश के मामले में ये सच है। व्याकरण हमें ये छूट देता है कि इफ और विश के बाद हम आई, ही, शी, इट के साथ भी वॉज की जगह वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि वॉज का इस्तेमाल भी पूरी तरह से सही माना जाता है। उदाहरण के लिए वो सबसे घिसा पेटा वाक्य जो हम सब ने सुना है, इफ आई वर यू आई वुडंट बाय दैट कोट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो कोट नहीं खरीदता। बिल्कुल, ये बहुत आम है। यहाँ इफ आई वर यू पारंपरिक तरीका है, लेकिन अगर कोई इफ आई वॉज यू कहे तो क्या वो गलत है? सच बताऊं तो बचपन से हमें इफ आई वर यू इस तरह से रटवाया गया है कि जब भी कोई इफ आई वॉज यू कहता है तो वो थोड़ा बागी या रेबेल लगता है। बागी? हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर व्याकरण की धज्जियां उड़ा रहा। नहीं, वो बागी नहीं है। भाषा समय के साथ विकसित होती है। ये जो वर का उपयोग है, खासकर उन शब्दों के साथ जहां आमतौर पर वॉज आता है, इसे भाषा विज्ञान में सब्जंक्टिव मूड कहा जाता है। सब्जंक्टिव मूड? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना, ये वर यहाँ आया ही क्यों? पुराने समय में अंग्रेजी भाषा में कल्पनाओं और वास्तविकता के बीच के अंतर को स्पष्ट करने की बहुत सख्त जरूरत महसूस की जाती थी। वर का इस्तेमाल एक तरह का चमकता हुआ लाल चेतावनी का बोर्ड था। मतलब एक वार्निंग साइन। बिल्कुल, जब कोई आई वर या ही वर कहता था तो सुनने वाले को तुरंत पता चल जाता था कि सावधान, ये आदमी सच नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ कल्पना कर रहा है। ये व्याकरण के जरिए वास्तविकता से दूरी बनाने का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका था। अच्छा, तो ये वर उस विंटेज फिल्टर को और भी ज्यादा गाढ़ा करने का तरीका था। एकदम सही एनालॉजी। लेकिन समय के साथ बोलचाल की अंग्रेजी बहुत बदल गई है। लोग इतने सख्त नियमों का पालन नहीं करना चाहते। इसलिए अब I'd go out if it weren't so cold और if it wasn't so cold दोनों ही मान्य हैं। और विश के साथ भी ऐसा ही है। हाँ, विश के साथ भी यही है। I wish Carol were here या I wish Carol was here दोनों सही हैं। वर अब थोड़ा अधिक औपचारिक माना जाता है और was रोजमर्रा की बातचीत में ज्यादा घुल मिल गया है। ये तो हुई was और वर की बात, जहां हमें थोड़ी आजादी मिलती है। लेकिन अब मैं उस नियम की तरफ आना चाहती हूं जहां अंग्रेजी कोई छूट नहीं देती, और वो है वुड का उपयोग। ये एक ट्रिकी पार्ट है। जहां तक मैंने समझा है, हम इफ वाले हिस्से में यानी कंडीशन वाले क्लॉज में या विश के ठीक बाद वुड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? वुड के साथ इतनी सख्ती क्यों? इसके पीछे का तर्क पूरी तरह से कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित है। जब हम इफ के साथ कोई वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य के दो अलग अलग हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एक शर्त रखता है और दूसरा हिस्सा उस शर्त का परिणाम बताता है। कंडीशन और रिजल्ट। बिल्कुल, वुड का काम ही परिणाम दिखाना है। आप नतीजे वाले शब्द को शर्त वाले हिस्से में नहीं घुसा सकते। दोनों के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा होनी ही चाहिए। तो इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मैं एक ही समय में जमीन में बीज भी नहीं बो सकती और उसी पल पेड़ से फल भी नहीं तोड़ सकती। पहले मुझे बीज बोने की शर्त पूरी करनी होगी, तभी मुझे फल मिलने का परिणाम मिलेगा। वाह, ये बीज और फल वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। वाक्यों में से देखें तो इफ आई वर रिच आई वुड हैव अ यॉट। अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास एक यॉट होती। यहां इफ आई वर रिच वो बीज है यानी शर्त है, इसलिए यहां पास्ट टेंस सही है। और मैं ये नहीं कह सकती कि इफ आई वुड बी रिच। बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह गलत होगा क्योंकि आप शर्त वाले हिस्से में परिणाम को डाल रहे हैं। समझ गई। और विश के साथ भी यही फल बीज वाला लॉजिक लगता है? लगभग। विश के मामले में हम अपनी वर्तमान स्थिति की कल्पना कर रहे हैं, इसलिए हम सीधा पास्ट टेंस लगाते हैं। आई विश आई हैड समथिंग टू रीड। काश मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ होता।
ये सही है। तो आई विश आई वुड हैव समथिंग टू रीड कहना गलत है। एकदम गलत है, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद या एक्सेप्शन नहीं है? अंग्रेजी में हमेशा कोई ना कोई अपवाद होता है। हाँ, एक छोटा सा अपवाद है। कभी कभी आई विश यू वुड लिसन, यानी काश तुम सुनते, कहना संभव है। लेकिन ये तब होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से परेशान होते हैं और चाहते हैं कि वो अपना व्यवहार बदले या भविष्य में कुछ अलग करे। अच्छा, तो ये वर्तमान स्थिति की कल्पना नहीं है, बल्कि एक झुंझलाहट है। बिल्कुल, ये किसी के एक्शन को बदलने की झुंझलाहट है। लेकिन सामान्य कल्पनाओं के लिए वुड के साथ वुड का इस्तेमाल नहीं होता। ओके, ये बहुत स्पष्ट है। वुड सिर्फ परिणाम या नतीजे का वीआईपी मेहमान है, वो शर्त वाले हिस्से में नहीं बैठ सकता। अब बातचीत को थोड़ा और गहरा करते हैं। यदि वुड सिर्फ परिणाम दिखाता है तो क्षमता या एबिलिटी के बारे में क्या? क्षमता, आप किस संदर्भ में बात कर रही हैं? मान लीजिए मैं कहना चाहती हूं कि अगर शर्त पूरी होती तो मुझमें कुछ करने की क्षमता आ जाती। यहां पर प्रवेश होता है अंग्रेजी के एक बेहद खास शब्द का, कुड। ओहो, कुड सच में एक बहुत ही जादुई और बहुमुखी शब्द है। इन काल्पनिक वाक्यों में कुड एक साथ दो अलग अलग भूमिकाएं निभा सकता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूं तो कुड अंग्रेजी व्याकरण का एक गिरगिट है, या फिर इसे एक स्विस आर्मी नाइफ कह सकते हैं जो एक ही वाक्य में दो अलग अलग औजार की तरह काम करता है। गिरगिट और स्विस आर्मी नाइफ, ये तुलना मुझे पसंद आई। कैसे? देखिए, गिरगिट अपने माहौल के हिसाब से रंग बदल लेता है। कुड भी एक ही शब्द है, लेकिन एक ही वाक्य के अलग अलग हिस्सों में बैठकर ये अपना अर्थ पूरी तरह से बदल लेता है। एक बहुत ही क्लासिक वाक्य लेते हैं, यू कुड गेट अ बेटर जॉब इफ यू कुड यूज अ कंप्यूटर। अरे वाह, ये वाक्य कुड की दोहरी प्रकृति को समझने के लिए एकदम मास्टर क्लास है। बिल्कुल, इस एक वाक्य में कुड 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका रंग, इसका काम बिल्कुल अलग है। चलिए इसे तोड़ते हैं। पहला हिस्सा है यू कुड गेट अ बेटर जॉब। यहाँ कुड का मतलब है भविष्य या परिणाम की क्षमता। यू वुड बी एबल टू गेट, यानी तुम बेहतर नौकरी पाने में सक्षम होते। ये वो फल है जिसके बारे में हमने अभी बात की। एकदम सही। और दूसरा हिस्सा है इफ यू कुड यूज अ कंप्यूटर। हाँ, यहाँ कुड का मतलब बदल गया है। यहाँ इसका मतलब है वर्तमान की छिपी हुई योग्यता या कौशल। इफ यू वर एबल टू यूज, मतलब अगर तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानते, यानी ये वो बीज है। एक ही शब्द एक ही वाक्य में 2 बार आया। एक बार उसने शर्त का काम किया और दूसरी बार परिणाम का। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अंग्रेजी भाषा में संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। आप सिर्फ कुड शब्द को अलग से देखकर उसका अर्थ तय नहीं कर सकते। बिना पूरे वाक्य को पढ़े, बिना पूरे संदर्भ को समझे इसका असली मतलब समझना लगभग नामुमकिन है। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। बिल्कुल। इस तरह के वाक्यों में कोड दरअसल हमारी कल्पना और हमारी क्षमता के बीच एक पुल का काम करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, चाहे वो पास्ट टेंस का विंटेज फिल्टर हो, विश से अपनी असंतुष्टि को मापना हो, वर और वॉज की लड़ाई हो, या फिर कुड का गिरगिट वाला रूप हो, ये सब असल में सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ शब्दों को सही क्रम में लगाने का खेल नहीं है, ये इंसान के सोचने के तरीके का आईना है। हम अपनी भाषा का उपयोग सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं करते। तो फिर किस लिए करते हैं? हम उन समानांतर दुनियाओं को रचने के लिए करते हैं जहां हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जहां हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, या जहां हमारी वास्तविकता थोड़ी कम कठोर होती है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। तो सुनने वालों के लिए आज की इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है कि व्याकरण कोई सूखी हुई रूल बुक नहीं है। ये हमारे दिमाग का वो सॉफ्टवेयर है जो हमें ऑल्टरनेट रियलिटी रन करने की इजाजत देता है। एकदम सही। जब भी आप अगली बार किसी चीज की कल्पना करें या किसी बात पर पछतावा करें और कहें आई विश, तो एक पल रुककर सोचें कि आपका दिमाग किस तरह से समय और भाषा के साथ खेल रहा है। आप अपने वर्तमान से भागने के लिए अतीत के शब्दों की चादर ओढ़ रहे हैं। और इसी बात पर आज के लिए हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहते हैं। आज हमने देखा कि अगर हमें किसी अलग वर्तमान की कल्पना करनी होती है तो हमें अपनी भाषा में सचमुच एक कदम पीछे यानी भूतकाल या पास्ट टेंस में रखना पड़ता है। हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी कल्पनाएं, हमारे भविष्य के सपने
और हमारे उड़ने की इच्छाएं भी हमेशा उसी चीज़ से बंधी होती हैं जो हम अपने अतीत में पहले से अनुभव कर चुके हैं या जानते हैं। क्या हम भाषा में पीछे जाए बिना भविष्य का कुछ बिल्कुल नया सोच ही नहीं सकते? अगली बार जब कोई आपसे कहे इफ़ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो इस दार्शनिक सवाल के बारे में ज़रूर सोचिएगा। नमस्कार।